रहेगा उसका नाम है हीट कैपेसिटी। सो वी विल डिस्कस अबाउट हीट कैपेसिटी। टू अंडरस्टैंड हीट कैपेसिटी हम एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एक कंटेनर लीजिए, उस कंटेनर में आप पानी गर्म करने के लिए रखिए। तो पानी गर्म करने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे ही आप आग जलाते हैं तो पानी में एक बबल्स बनने लगते हैं, धीरे धीरे बबल्स बनते हैं और लगातार यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाते हैं, इफ़ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली, लगातार यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनमें परटर्वेशन जो है वो बहुत बढ़ जाती है, वो टर्बुलेंट वाटर होता है एंड इट स्टार्ट बॉइलिंग आफ्टर सम टाइम। पानी थोड़ी देर के बाद जो है वो उबलने लग पड़ता है। अब सवाल ये है कि इस घटना से हमारे पास मन में कुछ सवाल आते हैं। देखिए वो सवाल कुछ इस तरीके का है, यहाँ आप देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से कारक जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि कौन से कारक हैं द विच द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, कि यदि आपने मान लो पानी का टेम्परेचर या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर यदि बढ़ाना है तो कौन-कौन सी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर ये क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो डिपेंड करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। पहले स्टेप में हम ऐसा करते हैं, आप यहाँ कॉन्संट्रेट करिए। हमने एक कंटेनर लिया, ये रहा हमारा कंटेनर, बॉल की तरह है ये देखिए, कढ़ाई जिसको हम कह सकते हैं। अब इस कढ़ाई में क्या किया हमने, पानी डाल दिया, ओके? पानी को का जो मास है वो मास कोई m है और उसका अपने आप में ओरिजिनली को टेम्परेचर जो है वो T1 है, ओके? हमने उसको चूल्हे पर रख दिया। फिर हमने क्या किया कि इस पानी का जो टेम्परेचर है, हमने जो एक्जिस्टिंग इसका टेम्परेचर था, जितना भी टेम्परेचर था, उससे हमने इसके टेम्परेचर को 20 डिग्री बढ़ाया और स्टॉप वॉच की हेल्प से हमने देखा कि कितना टाइम लगता है। तो हमने मान लिया कि फॉर एग्जांपल कि यदि हमने पानी के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया, तो उसके लिए कोई टाइम जो है वो टी सेकंड लगा और ये टी सेकंड 20 सेकंड हो सकते हैं, 10 मिनट हो सकते हैं, 50 मिनट हो सकते हैं, 1 घंटा हो सकता है, वो उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। फिर हमने दोबारा क्या किया? दोबारा हमने क्या किया, सेम मास वैसे ही लिया, इस कटोरे में हमने फिर वही मास लिया, उतना ही पानी। फिर दोबारा क्या किया हमने कि उस उसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर था, जितना पहले था उतने टेम्परेचर को रखा और पानी का जो टेम्परेचर है, अब पहले 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया था, फिर हमने क्या किया कि पानी के टेम्परेचर को 40 डिग्री तक बढ़ाया और फिर ऐसा करते हुए हमने स्टॉप वॉच की हेल्प से टाइम को नोट किया। तो हमने देखा कि पहले जितना समय लगा था 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अब 40 डिग्री बढ़ाने के लिए उसका दुगना समय लगा। यदि मान लो कि आपके चूल्हे से वो पहले 20 मिनट लगे थे, अब 40 मिनट लगे, ठीक है? पहले आपके फॉर एग्ज़ाम्पल यदि 30 मिनट लगे होंगे तो अब 60 लगे, पहले 10 लगे थे तो अब 20 लगे होंगे, तो मतलब डबल जो है वो समय लगा। तो हम यहाँ से क्या सीखे? ये जो 2 हमने एक्सपेरिमेंट किए, इनसे हम ये सीखे कि हमने कितना टेम्परेचर बढ़ाना होता है। यदि हमने टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना हो, तो हीट ज़्यादा खर्च होती है और यदि कम बढ़ाना हो, तो कम खर्च होती है। जितना टेम्परेचर हमने बढ़ाना हो, उतनी ही ज़्यादा हीट खर्च होती है। इन 2 जगह से हम ये सीखे। तीसरी बार हमने जो हुआ, जो हमारा सेकंड स्टेप रहा, सेकंड स्टेप में ये रहा सेकंड स्टेप का डायग्राम। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, वही कटोरा वापस फिर से लिया। ये देखिए वो कढ़ाई आप मान सकते हैं इसको। ये कढ़ाई को हमने दोबारा फिर से लिया। फिर मैं उसमें जो है वो पानी जितना पहले डाला था, अब आपने क्या किया, पानी को डबल कर दिया। यदि मान लो पहले 1 लीटर था तो 2 लीटर ले लिया, पहले आपने 2 लीटर लिया था तो 4 लीटर ले लिया, पहले 4 लिया तो आप 8 लीटर ले लिया। तो पानी का जो अमाउंट है उसको डबल कर दिया। पानी के अमाउंट को डबल करने के बाद दोबारा फिर से आपने इसके टेम्परेचर को 20 डिग्री बढ़ाया, ये साफ लिखा है। जो जितना शुरू में टेम्परेचर था उससे आपने 20 डिग्री ज़्यादा बढ़ाया। आप फर्स्ट एग्जांपल की तरह देख सकते हैं। तो स्टॉप वॉच के ऊपर हमने इतना टेम्परेचर बढ़ने तक हमने देखा कि कितना समय लगा, हमने ये देखा अब दोबारा फिर से डबल समय लगा है, डबल समय लगा, ओके? जितना आप फर्स्ट केस में लगा था उससे डबल समय लगा। तो हमने क्या देखा, जितना आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को गर्म करते हैं उतनी ज़्यादा हीट खर्च कर होती है। यहाँ आप देख लीजिए, जो हम यहाँ हम इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने लर्न किया,
एक्सपेरिमेंट के इस पार्ट से जो हमने लर्न किया, हमने ये देखा कि जितना हम मास ज़्यादा लेंगे गर्म करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, उतनी ज़्यादा हीट खर्च होगी, राइट? तीसरा केस है, अब थर्ड स्टेप में हमने दोबारा फिर से क्या किया, सेम कंटेनर और इसको गर्म करने का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं किसी बार भी नहीं। और इस कंटेनर में हमने क्या किया, अब जैसे पहले पानी लिया था, तो पानी लिया और पानी का टेम्परेचर आपने शुरू के बाद आपने T1 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो वो तो हमने नोट कर ही रखा है कि इतना समय हमारा लगा था, तो ये टाइम तो हमारे पास नोटेड है। फिर हमने क्या किया कि इस कंटेनर में पानी की जगह अब आपने फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल डाल दिया या केरोसिन ऑयल डाल दिया। आपने देखा कि जब पानी को आपने किसी दूसरे ऑयल के साथ या किसी और लिक्विड के साथ आपने रिप्लेस किया, तो आपने देखा कि अब समय कम लगा है। जो जो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाने के लिए अब समय कम खर्च हुआ। इसका मतलब फिर साफ है कि जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं और उसको एक निश्चित टेम्परेचर तक ले जाते हैं, तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस जिसको हम गर्म कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। वो पानी है, केरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। अलग अलग तरह के जो लिक्विड्स होंगे या अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस होंगे, उनको उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो कंक्लूजन यदि हम निकालें, तो हमने इन 4 स्टेप से क्या सीखा है कि कितनी हीट लगेगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है और मास कितना है सब्सटेंस का, और तीसरी इस बात पर डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, कौन सा सब्सटेंस है जिसको आप गर्म कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो हम इसकी यदि डेफिनेशन बनाएं तो ये हुई। डेफिनेशन को हम ऐसे यहाँ मार्क कर देते हैं, आप यहाँ से आपने डिफाइन कर देना है हीट कैपेसिटी। यदि आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो इस पॉइंट से आप अलग करके कॉपी में लिख सकते हैं। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस का जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं कब, व्हेन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट, या तो क्योंकि टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का तो बढ़ने से भी चेंज हो जाता है और घटने से भी चेंज हो जाता है। तो जब सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब वो हीट रिजेक्ट करता है, हीट छोड़ता है, तो उसका टेम्परेचर घटता है। तो इस डेफिनेशन में हम दोनों ही पार्ट इंक्लूड करेंगे। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब से क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। और रिजेक्टेड, चाहे सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करे चाहे रिजेक्ट करे, बाय इट इज करेक्टराइज्ड बाय द क्वांटिटी। जिस टर्म से हम इस घटना को एक्सप्लेन करते हैं उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, एक बार फिर से, द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन द गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय इट इज, मतलब हम जब हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक सब्सटेंस जो है वो कैसे हीट छोड़ रहा है या किस रेट से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इस बात की जानकारी मिलेगी। और इस टर्म को हम हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस बोलते हैं। अब इसको हम कैपिटल एस से हम डिनोट करेंगे, एंड इट इज दिस इज द हीट, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और जो हीट कैपेसिटी के यूनिट होंगे, जो हीट को हम जाउल्स में मापेंगे और टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, तो इसको आप जाउल केल्विन -1 लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला की जहाँ तक बात है, तो हीट और एनर्जी के जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वर्क के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा, और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2। और जो टेम्परेचर है उसको आप केल्विन में मेजर करते हैं, तो आपके पास डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL2T-2 एंड K-1, राइट। सो भैया जो डेल्टा क्यू है ये क्या चीज़ है, इट्स अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस। जो डेल्टा क्यू है ये वो हीट है जो सब्सटेंस को दी गई है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी से चेंज हो जाए, राइट।
So this is all about the term heat capacity. Thank you. पहले पढ़ा हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट के बाद हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो एज वी हैव ऑब्जर्व दैट कि यदि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हम इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस को देते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये देखिए हम हमारे पास दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। यहाँ हमने पानी लिया है, इस एक्सपेरिमेंट को हम अभी हमने किया है। तो एक एक और हम एक बॉल में हम पानी लेते हैं और दूसरे कंटेनर में हम मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं। अब दोनों को हम सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। देखिए यहाँ भी डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं और यहाँ भी हम डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो बाय 1 यूनिट हम इंक्रीज कर रहे हैं, और मस्टर्ड ऑयल का टेम्परेचर भी बाय 1 यूनिट हम इंक्रीज कर रहे हैं। पर हम इसमें ये देख रहे हैं कि पानी का यदि हम टेम्परेचर बाय 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं और मस्टर्ड ऑयल का यदि टेम्परेचर हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं, तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें ज़्यादा हीट खर्च करनी पड़ती है, और मस्टर्ड ऑयल का टेम्परेचर बाय 1 यूनिट इंक्रीज करने में हमें कम हीट खर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ से कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि यदि हम किसी सब्सटेंस का या दो सब्सटेंसेस हम लेते हैं जिनका मास बिल्कुल बराबर है पर वो डिफरेंट हैं, और यदि उनका टेम्परेचर यदि हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं, तो इस बात पर निर्भर करता है कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, और दोनों में आपको बराबर हीट नहीं देनी पड़ेगी। सो इट इम्प्लाइज दैट एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक वैल्यू। हर सब्सटेंस का टेम्परेचर एक यदि हम यूनिट मास लेते हैं और उसका यदि टेम्परेचर हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं, तो उसको अलग अलग हीट देनी पड़ती है। इस कॉन्सेप्ट को, इस पैरामीटर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और गिवन ऑफ टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ मास कितना लेना है, तो टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ इट बाय 1 यूनिट। उसका टेम्परेचर आपने 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, 1 यूनिट मास का टेम्परेचर यदि आपने 1 यूनिट बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए जितनी आपको या तो हीट देनी पड़ती है या आपका जो मास है उतनी हीट छोड़ता है, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दिस क्वांटिटीज रेफर्स टू एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। यही टर्म है स्पेसिफिक कैपेसिटी, राइट। अब हम ये बात करें कि डेल्टा क्यू स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ हीट या तो सिस्टम को दी है या फिर सिस्टम ने छोड़ी है, ओके, ऑफ ए सब्सटेंस बाय मास m। जो मास m आपने कंसिडर किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने मासेस लिए हैं पानी और मस्टर्ड ऑयल। सो व्हेन इट अंडरगोज अ टेम्परेचर चेंज बाय डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा टी है ये होगा बाय 1 यूनिट, राइट। सो देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन बाय, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज रिटन बाय स्मॉल s एंड हीट कैपेसिटी इज रिटन बाय s। यही है वो मास जो नेचर ऑफ द सब्सटेंस को डिफाइन कर देगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई m एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सो द मास, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये प्रॉपर्टी हुई किसी सब्सटेंस की जो ये डिटरमिन करती है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस की, सब्सटेंस जो आपका अंडर कंसिडरेशन है, जो आपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी सब्सटेंस का चयन किया हुआ है, वो फेज चेंज ना करिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। There must not be, it must not undergoes any phase change। any phase change का मतलब क्या होता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो कैसे हो सकता है, या तो वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, या फिर वो लिक्विड स्टेट में हो सकता है, या फिर वो गैसियस स्टेट में हो सकता है। तो नो फेज चेंज का मतलब क्या है, यदि वो सॉलिड हो तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो सॉलिड का सॉलिड ही रहना चाहिए। यदि वो लिक्विड स्टेट में है तो वो लिक्विड का लिक्विड ही रहना चाहिए। यदि वो गैसियस स्टेट में है तो वो गैस की गैस ही रहनी चाहिए। मतलब आप जानते हो कि यदि फॉर एग्जांपल आप आइस लेते हैं तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लिक्विड बन सकता है, और यदि आप लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लिक्विड से गैस बन सकती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म डिफाइन करने ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉलिड जो है वो सॉलिड ही रहना चाहिए, लिक्विड जो है वो लिक्विड ही रहना चाहिए, और गैस जो है वो गैस ही रहनी चाहिए। तो फेज चेंज नहीं होना चाहिए।
सो व्हेन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब, चाहे आपका सब्सटेंस हीट एब्सॉर्ब करे चाहे वो अमिट करे, whether your substance will absorb the heat or whether your substance will emit the heat, right? So I hope that you have understood the concept of the specific heat capacity. It is defined as the amount of heat per unit mass absorbed or given off by the substance to change its temperature by 1 unit. So ये definition हो गया, यहाँ से आप definition दे सकते हैं, definition of specific heat capacity, इतना ही आपको लिखना है। यदि आपको सवाल इस तरीके से आता है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गिव इट्स यूनिट्स, then you can answer it like this: it is defined as the amount of heat, it is defined as amount of heat per unit mass। और ये अपना दो सेंटेंस लिखने, एब्जॉर्ब भी लिखना है और गिवन ऑफ भी लिखना है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब करने से बढ़ता है और गिवन ऑफ की सिचुएशन में वो घटेगा। by the substance to change its temperature by 1 unit. So it depends upon the nature of the substance. It is very very important. ये हमने एक्सपेरिमेंट से आपको करके बताया, पानी का और मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल लेके। ये सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है एंड इट्स टेम्परेचर। ओके, अब इसके जो एसआई यूनिट्स होंगे वो कैसे होंगे, आप यहाँ से देख लीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने डिफाइन किया, इट इज रिटन बाय स्मॉल एस एंड दिस इज एस बाय एम। सो दिस इज डेल्टा क्यू अपॉन एम टाइम डेल्टा टी। सो ये जो हीट है इसके जो यूनिट्स होंगे, हीट और एनर्जी के यूनिट सेम होंगे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये जाउल हो जाएंगे, और मास इज इन किलोग्राम्स एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस: जाउल किलोग्राम -1 and Kelvin -1, right? So this is so easy for you to understand. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, अब आप देखिए कि जो आपका जो सब्सटेंस है वो जरूरी नहीं है उसका मास m हो, वो मोल्स की टर्म में भी हो सकता है। यदि हम उसको मोल्स के टर्म में डिफाइन करेंगे तो आपने मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स की बात करनी है। इंस्टेड ऑफ मास इन किलोग्राम की जगह यदि हम नंबर ऑफ मोल्स में बात करते हैं, तो आपकी जो हीट कैपेसिटी पर मोल इज डिफाइंड एज, हीट कैपेसिटी पर मोल को हम कैसे लिखेंगे, मास की जगह हम म्यू से इसको रिप्लेस कर देंगे, वो मोल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड देन इट इज नोटेड बाय कैपिटल सी, दिस इज द हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। सो द फार्मूला है जो है उसमें मास को आप म्यू से रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ कैपिटल सी इसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म आप तब इस्तेमाल करेंगे जब मास m है, और यदि मोल के टर्म में बात करेंगे तो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ एक एडिशनल नाम जोड़ देना है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट? एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम, और इसके जो यूनिट होंगे वो किलोग्राम की जगह रिप्लेस हो जाएंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नोटेड बाय कैपिटल सी एंड दिस इज हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by it represent number of moles and this is delta Q upon delta T। तो Q को आप फिर इसके यूनिट आ जाएंगे जाउल, और ये आएंगे मोल इनवर्स एंड केल्विन -1। तो आप ये देख लीजिए, किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय मोल, नथिंग एल्स, बाकी सब वैसा ही रहेगा। So this is called molar specific heat capacity. So however, in connection with the specific heat capacity of the gases, additional condition may be needed to define C। हमें कुछ additional condition को भी define करना पड़ेगा, add करना पड़ेगा to define the molar specific heat capacity, right? concept को थोड़ा आगे और डिस्कस करना चाहते हैं कि यदि हम एक सिस्टम को हीट देते हैं और उस हीट को देने के कुछ एक तरीके हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं, और या तो ये हो सकते हैं हीट ट्रांसफ़र की प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए। ईदर द प्रेशर इज कांस्टेंट और ईदर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब सवाल ये है कि इफ़ द गैस हेल्ड अंडर कांस्टेंट प्रेशर, हम गैस का प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं और उसके बाद हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं। यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, हम एक ऐसे कंटेनर में डालते हैं जिसमें उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे, और फिर यदि हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि हीट ट्रांसफ़र करने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ी। तो इसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको इसको बात शायद समझ आ गई होगी
कि यदि हम एक कंटेनर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप फिगर नंबर 1 में आप देख सकते हैं, ये फिगर नंबर 1 रही और इसमें हमने क्या किया कि हमने गैस को यहाँ रख दिया, इसमें हमने गैस डाल दी, राइट? जो डिज़ायर्ड गैस जो आपके अंडर कंसिडरेशन है। तो शुरू में हीट देने से पहले उसका कोई वॉल्यूम V1 है, राइट? और जब आप उसको हीट देते हैं, व्हेन यू सप्लाई हीट राइट, आप कोई डेल्टा क्यू हीट देते हैं। अब डेल्टा क्यू हीट देने के बाद क्या होगा कि ये जो इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अब हमें तो कंडीशन ये मेंटेन करके रखना है कि इसका प्रेशर तो कांस्टेंट रखना रहना चाहिए। इसके लिए जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देना पड़ेगा। तो स्पेस देने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये जो आपका पिस्टन लगा है यहाँ, आपका ये जो डिब्बा है, इसको ढक्कन को एक पिस्टन लगा हुआ है, इससे हम इसको ऊपर की डायरेक्शन में एक खींच देंगे या एक ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो प्रेशर को हम कांस्टेंट मेंटेन कर देंगे और थोड़ी देर के बाद जो है इसका टेम्परेचर जैसे ही डेल्टा टी इंक्रीज हो जाता है, if it will increase by 1 Kelvin, then the volume will become V2. So if the volume will increase only, then you can maintain the constant pressure. तो आपने देखना इसमें ये है, वो हम थोड़ा एक बार इसको अगले स्टेप में दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज होना पड़ता है। इसलिए कुछ एनर्जी जो है वो सिर्फ वॉल्यूम को, इस ढक्कन को ऊपर उठाने में भी खर्च हो जाती है। और इसलिए यदि आपको डेल्टा टी जो टेम्परेचर है वो बाय 1 यूनिट यदि इंक्रीज करना है तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो जाएगी, राइट? आप यहाँ देख भी सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इस आप टेबल में देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें आपने कोई 1 मोल अमाउंट में आपने सब्सटेंस लिया और उसका टेम्परेचर यदि आप 1 केल्विन बढ़ाते हैं, तो देख लीजिए ज़रा गौर से, यदि आप सैंपल में हीलियम लेते हैं तो उसका 1 मोल ऑफ हीलियम यदि आप लेते हैं, उसका टेम्परेचर आप 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 20.8 जाउल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। 20.8 जाउल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। पर यदि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, यदि हम हीट देते हैं, एक हमने कोई गैस कंसिडर की कि हम उसको गर्म करके देखना चाहते हैं और गर्म करने के बाद हम ऐसा करेंगे, इन कंडीशंस में गर्म करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आई मीन कि गर्म करने से पहले यदि उसका वॉल्यूम B1 है तो उसका टेम्परेचर जब डेल्टा टी चेंज होता है तब भी उसका वॉल्यूम जो है वो B1 ही होना चाहिए। मतलब B1 और इक्वल टू V2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा। ओके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं और उसके बाद हम गैस का जो टेम्परेचर है बाय 1 यूनिट यदि हम इंक्रीज करते हैं तो हम इसको हीट अप करेंगे, हमको डेल्टा क्यू हीट देंगे। तो इसका जो टेम्परेचर है वो बाय 1 यूनिट चेंज हम करते हैं, तो उसके लिए जो हीट हमें खर्च करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं तो इसमें आप प्रैक्टिकली आप अपने आप आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यदि हमने कंटेनर, कोई भी हमने बर्तन लिया है, उसके बीच में हमने गैस को डाल दिया, तो यदि वो आप चाहें कि उसका जो वॉल्यूम चेंज ना हो तो ये ढक्कन यहाँ फिक्स करना पड़ेगा, इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा ताकि कहीं वॉल्यूम इंक्रीज ना हो जाए। उसके बाद आप इसके बीच में गैस डालेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जब उसका टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ जाएगा, हम देख लेंगे कि कितनी हीट हमने दी। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए जरा, यदि आपने ऐसा किया, आपने हीलियम को लिया और हीलियम को आपने पहले डिब्बे में डाला। ओके, फिगर नंबर 1 में आप देखें, यदि आपने पहले डिब्बे में डाला जिसमें वॉल्यूम तो चेंज हो सकता था पर प्रेशर कांस्टेंट था, तो आपको उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए 20.8 जाउल खर्च करने पड़े। पर यदि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को बढ़ने दिया तो देखो आपको 12.5 जाउल ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। ये बड़ी सोचने वाली बात है। फिर आपने क्या किया, दूसरा सैंपल लिया, फिर आपने हाइड्रोजन को लिया। हाइड्रोजन को यदि आपने पहले कंटेनर में डाला जिसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता था, तो आपको 28.8 जाउल ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। और यदि आपने वॉल्यूम दूसरे कंटेनर में डाला जिसमें वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो आपको 20.4 जाउल ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। अब लगातार देखते जाइए। फिर आप देखिए,
जब आपने नाइट्रोजन को एज ए सैंपल, गैस का सैंपल लिया और आपने उसको पहले कंटेनर में डाला तो 29.1 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। और जब आपने वॉल्यूम को फिक्स रखा, मतलब आपने दूसरे कंटेनर में डाला जिसमें ऊपर का जो डिब्बा है उसका ढक्कन बिल्कुल टाइटली फिक्स है, तो आपको कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। देखो 20.8 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। आप हर केस में देख सकते हैं। अब आप ऑक्सीजन में देख लीजिए 29.4, और आप इसमें देख लीजिए जब कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे तो 21.1, और कार्बन डाइऑक्साइड को यदि आप सैंपल लेते हैं तो 37.0 और 28.5। तो हर केस में आप ये देखते चले जा रहे हैं कि जो Cp है, Cp is always greater than Cv. So specific heat capacity at constant pressure is always greater than specific heat capacity at constant volume. अब इसका आपको आंसर भी ढूंढना है कि इसका कारण क्या हो सकता है। कारण आप समझ आइए, फिगर नंबर 1 में देखिए। फिगर नंबर 1 में आपने डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर की, तो ओके। जब आपने डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर की तो सारी की सारी हीट जो है वो टेम्परेचर बढ़ने में नहीं लगी। कुछ हीट जो है वो इस ढक्कन को ऊपर उठाने में लग गई। आप यहाँ देखिए, ये ढक्कन ऊपर उठेगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक चला जाएगा। तो कुछ ऊर्जा जो है सिर्फ ढक्कन को ऊपर तक उठाने में खर्च हो जाएगी। इसलिए जो बाकी ऊर्जा बचेगी वो टेम्परेचर डेल्टा टी को 1 यूनिट चेंज करने में खर्च होगी, इसलिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो जाएगी। और दूसरे केस में देखिए, यदि आप यही हीट ऐसे कंटेनर को देते हैं जिसका ऊपर ढक्कन फिक्स है, तो सारी की सारी ऊर्जा कहाँ खर्च होगी, सिर्फ और टेम्परेचर बाय 1 यूनिट इंक्रीज करने में खर्च होगी। इसलिए आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जो Cp है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से हमेशा ज़्यादा होती है। ओके, अब हम चलते हैं, हमारे पास है टेबल नंबर 11.3, इसके ऊपर हम बात करते हैं। और ये जो टेबल है ये कुछ हमें सूचना देता है। इन सूचनाओं को यदि हम देखें तो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, कार्बन है, कॉपर है, लेड है, सिल्वर है, टंगस्टन है, वाटर है, आइस है, ग्लास है, आयरन है, केरोसिन ऑयल है, एडिबल ऑयल है और मरकरी है। इनको यदि हम देखें कि यदि हम इनको गर्म करते हैं, मीन्स हम 1 किलो अमाउंट लेते हैं इनका, जितने भी मैंने नाम लिए सब्सटेंसेस के, उनका हमने 1 kg सैंपल के लिए ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं ये किसी का भी एक सैंपल ले लेता हूँ, ये वो रख लिया मैंने, 1 किलो है ये। या अब आप चाहे इसका कोई भी नाम रख लो, वो आपकी इच्छा है। मैंने इसको 1 kg सैंपल ले लिया। ओके, अब फॉर एग्जांपल यदि मैं एल्यूमिनियम के 1 किलो एल्यूमिनियम को गर्म करता हूँ और ये चाहता हूँ कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ जाए, या जो यूनिट आप चूज कर रहे हैं उसका 1 यूनिट बढ़ जाए, तो आपको 900 जूल खर्च करने पड़ेंगे। यदि आप कार्बन 1 किलो कार्बन लेते हैं तो 506.5 जूल आपको खर्च करने पड़े। जरा ध्यान देना आपने। कॉपर को यदि हम इसको सैंपल लें तो 386.4 खर्च करने पड़ेंगे। लेड को लें तो ये 127.7 जूल खर्च करने पड़ेंगे। सिल्वर लें, चांदी को हम गर्म करें तो 236.1 जूल खर्च करने पड़ेंगे। और यदि टंगस्टन को लें तो 134.4 जूल खर्च करने पड़ेंगे। और यदि ध्यान दो, अब यदि आप पानी को लें तो आपको 4186 जूल खर्च करने पड़ेंगे। मतलब यदि आप पानी गर्म करना चाहते हैं और 1 किलो पानी आप लेते हैं और उसका टेम्परेचर आप 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको देखो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। और ये ऊर्जा कितनी है, 4186 जूल खर्च करने पड़ेंगे। आगे आप देखिए, बर्फ़ को यदि आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 2060, लगभग आधी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। शीशे को आपने, ग्लास को यदि आपने गर्म करना है तो 840 जूल खर्च करने पड़ेंगे। लोहे को गर्म करना है तो 450 जूल खर्च करने पड़ेंगे। और यदि आपने मिट्टी के तेल को, केरोसिन ऑयल को गर्म करना है तो 2118 जूल खर्च करने पड़ेंगे। एडिबल ऑयल को आपने गर्म करना है तो 1965 खर्च करने पड़ेंगे। और मरकरी को यदि आपने 1 डिग्री केल्विन तक गर्म करना है तो 140 जूल खर्च करने पड़ेंगे। आप ध्यान दो, इसका मतलब लेड बहुत जल्दी गर्म होता है, सबसे ज़्यादा तेजी से इनमें से लेड सबसे ज़्यादा गर्म होगा। और पानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा खाएगा, उसके बाद कहीं जाके 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 केल्विन उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए।
ओके। तो ये टेबल हमें बहुत ज़्यादा सूचनाएं देता है, और इस सूचनाओं के आधार पर हम ये पता लगा लेंगे कि नेचर में परमात्मा ने यदि वाटर को ये करेक्टरिस्टिक दिया है, तो इसका फ़ायदा कितना ज़्यादा है, इसकी भी हम थोड़ा अब चर्चा करेंगे। अब आप देखिए हमारे साथ आगे चलिए। तो ये कहता है कि इट इज़ द मेजर्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस। तो हमने ये सब सब्सटेंसेस जो है उनकी स्पेसिफिक कैपेसिटी को ज़रा गौर से देखा। इसमें जब हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी को डिटरमिन किया, तो हमने ये ध्यान रखा कि प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया। इसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा, और टेम्परेचर जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर रखा, लाइक रूम टेम्परेचर हम कह सकते हैं। और उसके बाद हमने मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी इसको देखा। जैसे ये तो 11.4 है, और दो टेबल, एक तो हम 11.4 टेबल की तो हम चर्चा कर चुके हैं, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट 11.3। सो टेबल 11.3 से हम कह सकते हैं, यू कैन नोट दैट वाटर हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक कैपेसिटी। पानी की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पानी का यदि टेम्परेचर आपने 1 यूनिट बढ़ाना है, तो उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए पानी को हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में कूलेंट का काम करते हैं। हम इससे कूलेंट का एज ए कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। मतलब यदि ऑटोमोबाइल रेडिएटर में गर्म हो जाते तो हम उसके किनारे क्या करेंगे, पानी घुमाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, सारी की सारी गर्मी को पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसका कम से कम वो खुद गर्म होगा। इसका मतलब वो आपका जो ऑटोमोबाइल वाला पार्ट है उसको वो बहुत आराम से ठंडा कर देगा। ओके। आप मान लो जैसे गाड़ियों के इंजन होते हैं, उसके लिए कूलेंट यदि फॉर एग्जांपल कि आप मरकरी ही इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो तो खुद ही बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा। देखिए, मरकरी को आप उसके किनारे घुमा देते हैं तो क्या होगा, वो उसको गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा और उसका अपना ही टेम्परेचर बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ 140 जाउल एनर्जी लगेगी यदि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। और पानी को आप देख लीजिए कितना, 4186 जाउल खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए पानी को एज ए कूलेंट हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी इसकी इसकी बड़ी बात है, आपने स्पेसिफिक कैपेसिटी की एक डेफिनेशन को बहुत ध्यान से यदि पढ़ा हो, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ। इसमें दो बातें आपने ध्यान रखनी है। ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, एक सेंटेंस का पार्ट ये है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो चेंज होना है, तो मतलब पानी जब गर्म होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तब वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है। पर जब वो ऊर्जा छोड़ता है, तब भी उसका जो टेम्परेचर वो बहुत धीरे से घटता है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा छोड़ेगा तब कहीं जाके उसका टेम्परेचर 1 यूनिट घटेगा। इसका मतलब पानी गर्म भी बहुत तेज लेट होता है, और पानी ठंडा भी बहुत लेट होता है। इसलिए सर्दियों के दिनों में यदि आप उसको एज एज आई मीन वाटर बैग्स हम बनाते हैं, गर्म पानी के जो वाटर बैग्स होते हैं उसको हम अपने रजाई में रख लेते हैं। हम यूँ यूँ कहें कि अपने सोने के टाइम हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पानी यदि आप एक गर्म पानी की बोतल रख लेते हैं, तो इसको वो ठंडा होने में वो काफ़ी समय लगाती है। ओके। पानी की यदि स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, तो वो वाटर वार्म्स अप मोर स्लोली देन द लैंड ड्यूरिंग द समर। गर्मियों के दिनों में जो पानी है वो बहुत आराम से गर्म होता है, बड़े धीरे से गर्म होता है, और जो ज़मीन है वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है। इसका फ़ायदा देखिए कितना ज़्यादा है। हमने एक डायग्राम नंबर 3 आपके साथ बनाया है, और इस 3 डायग्राम को आप बड़े ध्यान से देखें। ये हमने कुछ बॉम्बे का, महाराष्ट्र का रीजन बनाया है। महाराष्ट्र, आंध्रा, गुजरात को मैंने बताने की यहाँ कोशिश की है। और इसके किनारे जो सी एरिया है, अब देखिए गर्मियों के दिनों में सन रेज जो है वो पड़ेंगी, ठीक है, यहाँ भी पड़ेंगी, लैंड मास जमीन पर भी पड़ेंगी सन रेज, राइट। तो इससे फोटोन गिरेंगे, उनकी एनर्जी अच्छी होती है। तो यही जो हीट है वो सन सरफेस, सॉरी, सी सरफेस के ऊपर भी पड़ेगी। तो होगा क्या, जब ये जो सनलाइट है वो सी के ऊपर पड़ेगी, तो पानी क्या करेगा, पानी बहुत स्लोली जो है वो गर्म होगा। पर जो ज़मीन का हिस्सा है वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा। जब ज़मीन का हिस्सा बड़ी तेज़ी से गर्म हो जाएगा, तो आपकी जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाएगी।
आपको पता है ना, गर्म होने के बाद जो हवा जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठती है। ओके, उसके बाद क्या होगा, जो नीचे जो स्पेस बनेगा, जब हवा गर्म होने के बाद अपना स्थान छोड़ेगी, तो समुद्र से क्या होगा, कोल्ड जो वेव्स होंगी, क्योंकि ये तो ठंडी रहेगी, पानी को गर्म होने के लिए बड़ी देर लगती है, तो जो कोल्ड एयर होगी वो सी से लैंड मास की ओर शिफ्ट होगी। ओके, और ये जो इलाका होगा वो बहुत ठंडा होगा, राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। और दूसरा एक बहुत अच्छा फायदा, आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर जानकारियां हैं पानी के इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिलेटेड। आगे हम चले। नाउ यू कैन, सवाल आपसे पूछा है कि जो डेजर्ट एरिया होते हैं, जो जहाँ रेतीली जगह होती है, तो उसमें क्या होता है कि रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं, दिन में बहुत गर्मी होती है और रातें भी बहुत एकदम से ठंडी हो जाती है। तो उसका सिंपल सा सोल रीज़न है कि जो रेत होता है वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। बहुत जल्दी कौन सी चीज़ गर्म होती है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो आपने इसको दोनों ही टर्म में याद रखना है कि जिस चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है वो जल्दी गर्म होती है और वो जल्दी ठंडी भी होती है। बोथ वेज आपने याद रखना है। इसलिए जो रेतीली जगह है वो बहुत तेज़ी से गर्म होगी और वो बहुत तेज़ी से ठंडी भी हो जाएगी, राइट। सो इसलिए जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वो गर्मियों के दिन में बहुत जल्दी से वार्म हो जाते हैं और रात के टाइम वो बहुत जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं, राइट। So I think this is all about this concept of specific heat capacity at constant pressure, and specific heat capacity at constant volume, and the use of the concept of specific heat capacity in the nature and natural phenomena. यदि आपके पास कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहें। थैंक यू।